देखिए बेटा, आज है हमारा पेज नंबर 47 पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। सबसे पहले बात है आपका पर्सनैलिटी का क्या अर्थ है स्पष्ट कीजिए और उसकी विशेषताओं के बारे में बताइए। मीनिंग एंड कंसेप्ट ऑफ पर्सनैलिटी। प्रत्येक व्यक्ति के अंदर विकसित होने के लिए एक आंतरिक प्रेरणा होती है। एक बार रीड आउट कर रही हूँ फिर समझाऊंगी। प्रत्येक व्यक्ति के अंदर डेवलप होने की एक आंतरिक प्रेरणा होती है। इसी प्रेरणा के कारण वह दूसरों से अलग दिखने की कोशिश करता है और प्रत्येक बालक जन्म के समय अपने माता पिता पर आश्रित होता है, स्कूल जाता है, घर और समुदाय के वातावरण में अंतःक्रिया करता है, किशोरावस्था में पहुंचता है और एक व्यक्तित्व प्राप्त कर लेता है जिसके आधार पर वह दूसरों से अलग पहचाना जाता है। ठीक है। अंग्रेजी भाषा में पर्सनैलिटी, इसको व्यक्तित्व को पर्सनैलिटी कहते हैं, जो कि लेटिन भाषा के पर्सोना शब्द से निकला है, जिसका अर्थ होता है मुखौटा। नाटक में अपने रोल के हिसाब से कोई हीरो का मुखौटा पहनता है, कोई खलनायक का। इसका अर्थ है कि वास्तविक व्यक्ति इस मुखौटे के पीछे छिपा हुआ है, लेकिन इस मुखौटे के आधार पर वह व्यक्ति दर्शकों में एक छाप छोड़ देता है। अब देखो भाई, इसने बताया पर्सनैलिटी क्या होता है। पर्सनैलिटी होती है हमारी पहचान। पर्सनैलिटी के कारण ही हम अलग पहचाने जाते हैं सब में। ठीक है बेटा। तो इसने बताया कि प्रत्येक व्यक्ति के अंदर विकसित होने की एक आंतरिक प्रेरणा, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति के अंदर डेवलपमेंट की क्या होती है, एक इंटरनल मोटिवेशन होता है और इसी मोटिवेशन के आधार पर वह दूसरों से अलग दिखने की कोशिश करता है। ठीक है। यानी कि अलग से उसके अंदर से एक मोटिवेशन होता है कि मुझे अलग दिखना दो दूसरों से। तो बच्चा जन्म से ही अपने माता पिता पर आश्रित होता है, स्कूल जाता है, बड़ा होता है। ठीक है। और उसके बाद क्या हो जाता है भाई, वह उसका व्यक्तित्व का निर्माण हो जाता है, उसकी एक पर्सनैलिटी बन जाती है। ठीक है। पर्सनैलिटी का मतलब क्या है, दूसरों से अलग पहचाने जाना। उसके बाद है जो पर्सनैलिटी वर्ड है वह लेटिन भाषा के पर्सोना से निकल के आया है। यहाँ पर पर्सोना का मतलब है मुखौटा। ठीक है। जैसे आप मूवीज में देखते हो, कोई आपका क्या है हीरो बना होता है, कोई आपका क्या है विलन बना होता है, तो ये मुखौटा ही क्या कहलाता है, पर्सनैलिटी कहलाता है। और उसी किरदार के अकॉर्डिंग लोगों के दिमाग में उस व्यक्ति की छवि बन जाती है। ठीक है। पर्सनैलिटी किसी व्यक्ति के व्यवहार के गुणों का संपूर्ण योग है जो कि उसके विचारों और अभिव्यक्ति, उसकी अभिवृत्ति और रुचियों, उसके व्यवहार और व्यक्तिगत जीवन दर्शन में उजागर होती है। ठीक है। तो क्या है हमारा आर.एस. वुडवर्थ के अकॉर्डिंग जो पर्सनैलिटी है वह किसी व्यक्ति के बिहेवियर के गुणों का टोटल है। ठीक है। किसी व्यक्ति का जो बिहेवियर है उसके गुणों का टोटल है, जो कि उसके जितने भी विचार हैं, जो भी अभिव्यक्ति है, उसकी अभिवृत्ति है और रुचियां हैं, उसके व्यवहार और व्यक्तिगत जीवन दर्शन में उजागर होती है, यानी कि जो दिखाई देती है। यानी कि एक व्यक्ति के जितने भी गुण हैं, जैसे वह हाव भाव है, जैसे वह बातचीत करता है, क्या उसके इंटरेस्ट है, क्या उसका एटीट्यूड है, क्या उसका बिहेवियर है, उसकी एक लाइफ को लेकर क्या फिलोसफी है, यही उसकी पर्सनैलिटी कहलाती है। ठीक है। तो दोनों में से कोई एक कर लेना। यहाँ पर एक तो दे रखी है आर.एस. वुडवर्थ के अकॉर्डिंग और एक दे रखी है आपको डॉक्टर संजीव कुमार जैन के अकॉर्डिंग। तो एक कर लेना जो आपको इजी लगे। अब है पर्सनैलिटी का अध्ययन साइकोलॉजी इतिहास में बहुत पुराना है। ठीक है। साइकोलॉजी इतिहास में ये बहुत पुराना है। इसके अध्ययन के लिए विभिन्न सिद्धांत प्रचलित रहे हैं। इनमें से कुछ सिद्धांत जैसे थ्रेड थ्योरी, मनोगत्यात्मक सिद्धांत, मानवतावादी सिद्धांत, जैविक सिद्धांत, व्यवहारात्मक सिद्धांत और सामाजिक अधिगम सिद्धांत आदि। मनोविज्ञान में व्यक्तित्व की परिभाषाओं में व्यापक स्तर पर मतभेद है, इसलिए किसी एक परिभाषा को सही नहीं माना जा सकता। यानी कि इसने बोला है कि जो पर्सनैलिटी को लेकर साइकोलॉजिस्ट ने अलग अलग थ्योरी यहाँ पर पेश की गई है, तो सबकी क्या है, एक राय नहीं है, इसलिए ये जितनी भी साइकोलॉजिकल थ्योरी है ये विवादित है। ठीक है। अब पर्सनैलिटी के बारे में कुछ फिलोसफिकल विचारधाराएं हैं, कुछ आइडियोलॉजी हैं, उनके बारे में हम जानेंगे क्या क्या है। एक तो है स्वतंत्रता बनाम निश्चयवाद, दूसरा है वंशानुक्रम बनाम वातावरण, अद्वितीयता बनाम सार्वभौमिकता, सक्रिय बनाम अनुक्रिय, निराशावादी बनाम आशावाद। ठीक है। तो स्वतंत्रता बनाम निश्चयवाद, वंशानुक्रम वर्सेस वातावरण, अद्वितीय और सार्वभौमिकता, सक्रिय एवं अनुक्रिय, निराशावादी वर्सेस आशावादी। देखो भैया कैसे कैसे टाइप की पर्सनैलिटी होती हैं। एक तो होती है स्वतंत्रता बनाम निश्चयवाद। यह बात बहस का विषय है कि क्या हमारे व्यवहार पर हमारा कंट्रोल है
और क्या हमारे बिहेवियर के लिए जिम्मेवार प्रेरकों को हम समझते हैं, या फिर हमारा व्यवहार उन शक्तियों से अभिप्रेरित होता है जो हमारे कंट्रोल से परे है। ठीक है, तो स्वतंत्रता बनाम निश्चयवाद, यह बात बहस का विषय है कि यानी कि जो हमारा बिहेवियर है वो हमारे कंट्रोल में है या नहीं है, जिम्मेदार प्रेरक को हम समझते हैं या नहीं समझते हैं, या फिर हमारा व्यवहार उन शक्तियों से यानी कि जो जो मोटिवेटर हैं उनसे मोटिवेट होता है या नहीं होता, जो हमारे कंट्रोल से परे है, निश्चयवाद। जो कंट्रोल से परे है उसको बोला है निश्चयवाद। यानी कि जितनी भी हमारी पर्सनैलिटी का जो भी बिहेवियर है, कुछ बिहेवियर हमारे कंट्रोल में है, कुछ हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो वे हमारा क्या है, निश्चयवाद कहलाता है। उसके बाद बताई है इसने, एक पर्सनैलिटी होती है स्वतंत्र। स्वतंत्र का मतलब किसी की ना सुनने वाला, अपनी मन की मौज करने वाला। ठीक है, जो किसी के कंट्रोल में नहीं है वो आजाद है, और जो कंट्रोल में है वो निश्चयवाद वाली पर्सनैलिटी के अंदर आता है। उसके बाद आता है वंशानुक्रम और वातावरण। ऐसा माना जाता है कि व्यक्ति की पर्सनैलिटी उसके वंशानुक्रम और वातावरण द्वारा निर्धारित होती है, और इन दोनों के ही संबंध में साक्ष्य मिलते हैं। समकालीन रिसर्च इस बात का सुझाव देते हैं कि व्यक्तित्व के गुणों के विकास में वातावरण और वंशानुक्रम दोनों का ही समान रूप से योगदान है। ठीक है भाई, वंशानुक्रम बनाम वातावरण, ऐसा माना जाता है कि जो हमारी पर्सनैलिटी है उसमें कुछ गुण तो हमें हमारी हेरिडिटी से मिले हैं, और कुछ पर्सनैलिटी हमारी इन्वायरमेंट से हमारे गुण विकसित हुए हैं। तो ये दोनों ही समान रूप से योगदान देती हैं। उसके बाद है आपकी अद्वितीयता बनाम सार्वभौमिकता। व्यक्तित्व के अध्ययन में यह भी एक बहस का प्रश्न है कि क्या प्रत्येक व्यक्ति का व्यक्तित्व अपने आप में अद्वितीय होता है, या सभी लोग व्यवहार में एक समान होते हैं। अद्वितीयता वर्धित है और सार्वभौमिकता। पर्सनैलिटी के अध्ययन से हमें ये एक क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है कि व्यक्ति की पर्सनैलिटी अपने आप में अद्वितीय होती है या सभी लोगों की पर्सनैलिटी एक समान होती है। तो उनके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति की जो पर्सनैलिटी है वह अपने आप में एक अलग होती है, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति की पर्सनैलिटी अलग अलग होती है। इसके विपरीत जितने भी व्यवहारवादी हैं और संज्ञानवादी हैं, मनोवैज्ञानिक है, ने पुनर्बलन जैसे सार्वभौमिक सिद्धांत पर बल दिया है। उसके बाद है आपका सक्रिय बनाम अनुक्रिय। क्या हम अपने स्वयं की पहल पर कार्य करते हैं या किसी बाहरी उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया करते हैं। व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक विश्वास करते हैं कि मानव का व्यक्तित्व उसके वातावरण के द्वारा ढाला जाता है, जबकि मानवतावादी मानते हैं कि मानव के कार्य उसकी आंतरिक प्रेरणा के परिणाम होते हैं। ठीक है, यहाँ पर बताया गया है आपका, एक तो होते हैं एक्टिव पर्सनैलिटी, एक होती है भाई आपकी सुस्त वाली पर्सनैलिटी। एक्टिव वाली पर्सनैलिटी यानी कि जो व्यक्ति एक्टिव होते हैं वो हर एक काम में आपको आगे दिखते हैं, ऐसी पर्सनैलिटी वाले व्यक्ति। ठीक है, उनके वातावरण में ढाला जा सकता है जो एक्टिव होते हैं, जबकि मानवतावादी मानते हैं कि कार्य से उनके आंतरिक प्रेरणा के परिणाम है। और कुछ व्यक्ति क्या है, अनुक्रिय होते हैं, जो ये मानते हैं कि भाई कार्य तो अगर मन करेगा तो वो करेंगे, नहीं करेगा तो नहीं करेंगे। ठीक है, निराशावादी वर्सेस आशावादी। निराशावादी पर्सनैलिटी के लोग वे होते हैं जो हर काम में नाकातूनी मना करते रहते हैं। ठीक है, जिनके सिद्धांत एक जैसे नहीं है, जिनकी पर्सनैलिटी में बदलाव आता रहता है, हर छोटी छोटी बात पे निराश हो जाते हैं। आशावादी पर्सनैलिटी के व्यक्ति वे होते हैं जिनका क्या है, अगर पर्सनैलिटी है कुछ गलत भी हो जाता है तो उनको एक होप रहती है कि कोई बात नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। ठीक है, तो ये आशावादी पर्सनैलिटी के होते हैं। तो ये भी अलग अलग फिलोसफर्स की विचारधारा है कि भाई इस टाइप के लोग हो सकते हैं हमारे आस। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आया है आरती? यस मैम। आगे देखिए फिर पर्सनैलिटी की क्या क्या विशेषताएं हैं। पर्सनैलिटी की विशेषताएं, पर्सनैलिटी को साइको फिजिकल सिस्टम या प्रणाली के रूप में माना जाता है। ठीक है, यानी कि जो हमारी पर्सनैलिटी है उसकी विशेषताएं। पर्सनैलिटी के विभिन्न परिभाषाओं के अध्ययन पर विषय ने निम्नलिखित विशेषताएं बताई है। पर्सनैलिटी को साइको फिजिकल सिस्टम के रूप में माना जाता है। दूसरा, डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन के रूप में स्वीकार किया जाता है। व्यक्तित्व के व्यवहार में कंसिस्टेंसी पाई जाती है और तो अलग अलग अवसरों पर व्यवहार एक समान ही रहता है। पर्सनैलिटी वातावरण में अनुपम एडजस्टमेंट के निर्धारण, डिटर्मिनेशन ऑफ यूनिक एडजस्टमेंट के रूप में जाना जाता है। पर्सनैलिटी डायनेमिक है। पर्सनैलिटी सेल्फ कॉन्शियसनेस होती है, स्वयं का ज्ञान होती है। पर्सनैलिटी गोल डायरेक्टेड होती है, अर्थात हर व्यक्ति के बिहेवियर व्यक्तित्व किसी न किसी लक्ष्य द्वारा निर्देशित होता है।
व्यक्तित्व की एक और विशेषता है आपकी दृढ़ता, सफलता की दृढ़ता का होना अति आवश्यक है। व्यक्तित्व और समायोजन में निकट का संबंध होता है। पर्यावरण में उसके अनुसार स्वयं को ढाल लेना ही व्यक्तित्व है। व्यक्तित्व में सामाजिकता की प्रक्रिया में से गुजरना आवश्यक है। स्ट्रॉन्ग विल पावर व्यक्तित्व का एक आवश्यक अंग माना जाता है और इच्छा शक्ति व्यक्तित्व को आकर्षक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। फ्लेक्सिबिलिटी भी व्यक्तित्व के आवश्यक तत्व माने जाते हैं और इसी के कारण व्यक्तित्व की प्रकृति गतिशील बनती है। ठीक है। व्यक्तित्व की विशेषताएं देखिए भाई क्या क्या बताई है इसने पर्सनैलिटी की विशेषताएं। जो हमारी पर्सनैलिटी है वो हमारी साइकोफिजिकल सिस्टम का एक रूप है। ये एक डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन होती है। इसमें क्या होती है, कंसिस्टेंसी पाई जाती है, यानी कि अलग अलग अवसरों पर व्यवहार एक समान ही रहता है। यानी कि जो हमारा बिहेवियर है, जो पर्सनैलिटी है, वो हम जहाँ भी जाएंगे वहाँ वैसे ही रहेगी। ठीक है। उसके बाद है यूनिक एडजस्टमेंट के रूप में जाना जाता है। यूनिक एडजस्टमेंट का मतलब हर एक व्यक्ति की जो पर्सनैलिटी होती है वो अलग होती है। ठीक है। सबकी पर्सनैलिटी के गुण अलग होते हैं। कोई बंदा मिलनसार होता है, कोई बंदा इंट्रोवर्ट होता है, किसी को मिलने अच्छा नहीं लगता। ठीक है। तो ये अपनी अपनी पर्सनैलिटी है। एक है पर्सनैलिटी क्या है, डायनेमिक है, लगातार गतिशील रहती है। ठीक है। उसके बाद सेल्फ कॉन्शियसनेस होती है, यानी कि जो हमारी पर्सनैलिटी है वो हमारा स्वयं का ज्ञान है। आगे गोल डायरेक्टेड होती है, अर्थात हर व्यक्ति के व्यवहार में गोल की भूमिका महत्वपूर्ण होती है और हर व्यक्ति का व्यक्तित्व किसी न किसी गोल पर केंद्रित रहता है। तो व्यक्तित्व की एक और विशेषता है आपकी दृढ़ता। सफलता की दृढ़ता का होना अति आवश्यक है। व्यक्तित्व और एडजस्टमेंट में निकट का संबंध होता है और पर्यावरण में उसके अनुसार स्वयं को डाल लेना। अब इसने बोला है कि जो हमारी पर्सनैलिटी है वो हमको इजीली एडजस्टमेंट करने में भी हेल्प करती है। अगर मान लो कोई किसी की पर्सनैलिटी मिलनसार है तो बंदा जल्दी एडजस्ट हो जाता है अनजाने माहौल में भी। और जो व्यक्ति इंट्रोवर्ट बिहेवियर का होता है, जिसको किसी से बात करना अच्छा नहीं लगता, तो ऐसे व्यक्ति को एडजस्टमेंट करने में दिक्कत आती है। ठीक है। उसके बाद है स्ट्रॉन्ग विल पावर। एक अच्छी पर्सनैलिटी की विशेषता ये भी है कि हमारी स्ट्रॉन्ग विल पावर होनी चाहिए, इच्छा शक्ति होनी चाहिए। उसके बाद है पर्सनैलिटी हमारी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, यानी कि जब इसमें हमें कुछ चेंज लाना हो तो थोड़ा बहुत हम इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसमें चेंज ला सकें। तो ये था आपका पर्सनैलिटी की विशेषताएं। समझ में आ गया? यस मैम। श्रेया आप लेट आए थे बेटा, समझ में आ गई विशेषताएं पर्सनैलिटी के? यस मैम। मीनिंग देखो एक बार बता देती हूँ। पर्सनैलिटी जो वर्ड है लैटिन भाषा के पर्सोना से लिया गया है। इसका मतलब होता है मुखौटा। ठीक है। यानी कि उस मुखौटे के पीछे जो व्यक्ति छिपा हुआ है उसके क्या हाव भाव है, क्या उसका विचारधारा है, कैसे उसका बिहेवियर है। ठीक है। वो हमारी क्या कहलाती है, पर्सनैलिटी कहलाती है। यानी कि कैसा हम लोगों के साथ बिहेवियर कर रहे हैं, कैसा हमारा एटीट्यूड है, किस चीज़ में हमारा इंटरेस्ट है, बोलने का तरीका, ये सारी चीज़ें हमारी किसको दर्शाती हैं, पर्सनैलिटी को दर्शाती हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यस मैम। ठीक है, इसको पढ़ लेना श्रेया। ठीक है बेटे। लेट Yes, को ma'am. जाता है आपके पास लिंक? नो मैम, लिंक तो 10 बजे आ गया था, पर मैं कुछ और काम करने लगी तो मेरे दिमाग से निकल गया। अब फिर कुछ ये भी हो गया ना कि आज हमारी वो सैटरडे को क्लास नहीं होती। यस मैम। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। पूर्व बाल्यकाल के अनुभव का व्यक्ति के व्यक्तित्व पर क्या प्रभाव पड़ता है, स्पष्ट करें। यानी कि इन्फ्लुएंस ऑफ अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंस टेक ऑन लेटर पर्सनैलिटी ऑफ ए ह्यूमन बीइंग। यानी कि पूर्व बाल्यकाल के अनुभव का व्यक्ति के, यानी कि बच्चे का क्या है, जो इन्फेंसी स्टेज में जो एक्सपीरियंस लिए हैं बच्चे ने, उसका उसकी पर्सनैलिटी पर क्या इफेक्ट पड़ता है, उसको स्पष्ट कीजिए। यानी कि हमने बचपन में जो जो एक्सपीरियंस लिए हैं उन एक्सपीरियंस का हमारी पर्सनैलिटी पर क्या प्रभाव पड़ता है, उनको हमें यहाँ पर बताना है। देखिए भाई, अब क्या है, जो बालक की डेवलपमेंट है उसकी स्टडी करने के लिए जो हमारे मनोवैज्ञानिक हैं उन्होंने पूर्व बाल्यकाल की अवस्था 3 से 6 वर्ष मानी है। यानी कि इन्होंने पूर्व बाल्यकाल की अवस्था मानी है, तो वो 3 से 6 साल होती है। तो इस स्टेज में बालक अपने वास्तविक जीवन को जीता हुआ विभिन्न प्रकार के एक्सपीरियंस अपने बड़ों से या अपने घर वाले लोगों से ही प्राप्त करता है। उसके अवचेतन मन में वे एक्सपीरियंस कैद हो जाते हैं और बाद में जीवन में यह फॉर्मल रूप से
शिक्षा ग्रहण करता है, अपने करियर के तरफ जाता है और इस तरह काम करता है जैसे कि अभिमन्यु द्वारा अपनी माँ के घर में चक्रव्यूह को तोड़ने संबंधी ज्ञान प्राप्त किया था। तो अनुभव महाभारत में युद्ध में उसके काम आया था। तो ऐसे ही बच्चे क्या करते हैं, जब उनको अर्ली चाइल्डहुड में अपनी फैमिली से, अपनी सोसाइटी से, अपने इन्वायरमेंट से कोई भी एक्सपीरियंस मिलता है तो वह बच्चे के माइंड में उस एक्सपीरियंस को लेकर कुछ कंसेप्ट क्रिएट होते हैं और ये कंसेप्ट उसको इन फ्यूचर कहीं ना कहीं जरूर काम आते हैं। ठीक है, तो इसमें बालकों के अधिकांश जो पर्सनैलिटी होती है प्रत्येक में व्यक्तिगत भिन्नता के कारण, यानी कि बच्चों की जो पर्सनैलिटी होती है सबकी पर्सनैलिटी अलग अलग होती है, सबकी मेंटल जो एबिलिटी होती है वो भी अलग अलग होती है। तो बालकों में कुछ ऐसे कंसेप्ट होते हैं जो बालकों में सामान्य रूप से डेवलप होते हैं और बालकों की इसी अवस्था में आमतौर पर हम इन कंसेप्ट का विकास होता है। अब देखो भाई, बच्चे के अंदर कौन कौन से कंसेप्ट बाल्यकाल के एक्सपीरियंस के जरिए आते हैं। ठीक है, तो इसने पूछा है कि बच्चे के अर्ली चाइल्डहुड में कोई भी जो एक्सपीरियंस ले उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा हमारी पर्सनैलिटी के ऊपर। तो इसने बताया जो हमारा अर्ली चाइल्डहुड है 3 से 6 साल होता है, बच्चा जितने भी एक्सपीरियंस लेता है अपने बड़ों को देख कर ले रहा है, अपनी फैमिली से उसको एक्सपीरियंस हो रहा है। ठीक है, हर एक बच्चे की पर्सनैलिटी क्या होती है, अलग अलग होती है, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें हैं, कुछ घटनाएं हैं जो उनको बचपन में देखी हो और बाद में उसके जीवन में वो काम आती हैं। तो उन्हीं के आधार पर देखते हैं भाई क्या क्या जीवन के एक्सपीरियंस हमें काम आए। जीवन, एक तो लाइफ कंसेप्ट, एक मृत्यु का कंसेप्ट, एक क्या है हमारा शेप का कंसेप्ट, एक है टाइम का कंसेप्ट, एक है संख्या का कंसेप्ट, एक रंगों की सुंदरता का कंसेप्ट है, सौंदर्य कंसेप्ट। अब देखो भाई, लाइफ कंसेप्ट, इस स्टडी में ये देखा गया कि 7-8 वर्ष की आयु के बच्चों में अधिकांश ने कहा कि कुत्ता, पेड़, चंद्रमा जीवित है। कुछ बच्चों ने यह भी कहा कि नदी, घोड़ा, मोटर गाड़ी में जीवन संबंधी गुण हैं। तो इस अध्ययन के बाद थोड़े बच्चों ने कहा कि पेंसिल, साइकिल और पत्थर में भी जीवन है। तो किंग ने अपने अध्ययन में देखा कि 4 से 6 वर्ष के बच्चे उसको जीवित कहते हैं जिसमें गतिशीलता होती है। और वह वस्तु, देखो भाई, लाइफ कंसेप्ट, बच्चे का लाइफ कंसेप्ट बचपन से आगे, बच्चे को हम बचपन में ही सिखा देते हैं कौन कौन सी चीज़ें आपकी सजीव हैं और कौन कौन सी चीज़ें निर्जीव है, किन किन में सांस है और किन किन में सांसें नहीं हैं। मैं ही भूल गई क्या बोलते थे सजीव निर्जीव को इंग्लिश में, बायोटिक है, बायोटिक। यस मैम, बायोटिक और लिविंग और नॉन लिविंग। हाँ, लिविंग और नॉन लिविंग। तो बच्चे का कंसेप्ट क्या है उसी टाइम शुरू हो जाता है। तो बच्चों के लिए अर्ली चाइल्डहुड में बच्चे के लिए लाइफ कंसेप्ट ये होता है कि जो चीज़ें उन्हें चलती हुई दिखाई देती हैं वो तो उन्हें लिविंग दिखाई देती है, जो चीज़ें चलती हुई नहीं दिखाई देती उनको वो नॉन लिविंग मानते हैं। जैसे छोटा बच्चा है उसको पता है कि कुत्ता दौड़ रहा है, इंसान चल रहा है, तो वो लिविंग है। अब जो ट्री है, ट्री तो खड़ा है, तो चल ही नहीं रहा, तो ये नॉन लिविंग है। तो बच्चे का ये कंसेप्ट होता है लाइफ को लेकर उस टाइम पे। ठीक है, वो मानते हैं कि जो चीज़ें गतिशील हैं वही चीज़ें क्या हैं, उन्हीं में क्या है, जीवन है। तो जब बच्चा 8 से 10 वर्ष की आयु में बच्चा यह जान जाता है कि किसी वस्तु में जो गतिशीलता है वह स्वयं के कारण है और गतिशीलता किसी बाह्य शक्ति के कारण है। लगभग 11 वर्ष के बच्चे यह समझने लग जाते हैं कि प्राणियों में अतिरिक्त पौधे और पेड़ों में भी जीवन होता है। यानी कि जो लाइफ का कंसेप्ट है वो बच्चे अपने चाइल्डहुड में ही सीख के आते हैं, बड़ा होके नहीं सीखते, बचपन से ही वो सीख जाते हैं कि क्या चीज़ें लिविंग है और क्या चीज़ें नॉन लिविंग है। उसके बाद है डेथ का कंसेप्ट है, बालक किस प्रकार का है और किस आयु के बालकों में विकसित होगा। ये कंसेप्ट क्या है, किस आयु में विकसित होगा, यह मुख्यतः बालक के धर्म पर निर्भर करता है। बहुधा बालक आस पड़ोस या घर में जब किसी में डेड पर्सन को देखते हैं तो ऐसे अवसरों पर मृत्यु के बारे में लोगों के विचार सुनते हैं तो वे मृत्यु के संबंध में अपना कंसेप्ट इस अनुभव के आधार पर निर्मित कर लेते हैं। अब देखो भाई, डेथ कंसेप्ट है, डेथ कंसेप्ट के बारे में तो उसको बच्चे को कोई नहीं बताता, लेकिन आस पड़ोस में घर में जब किसी की डेथ होती है, जब वे बड़े लोगों को कहते हुए सुनते हैं तो अपने आप बच्चे डेथ के बारे में अपने दिमाग में कंसेप्ट क्रिएट कर लेते हैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पर। ठीक है, और ये डेथ कंसेप्ट क्या है, अलग अलग धर्म के अकॉर्डिंग बच्चे में अलग अलग होता है। जैसे आप हिंदू बच्चों से पूछोगे तो उनको वो बताएंगे कि डेथ हो गई तो इसको मतलब उनको वहाँ शमशान घाट में लेके जाएंगे और दाह संस्कार कर देंगे। ऐसे ही मुस्लिम वाले बच्चों को ये पता है कि डेथ का मतलब ये है कि मर गया तो उनको कब्र में दफना देंगे। ठीक है, और बाकी औरों का तरीका मुझे पता नहीं भाई। उसके बाद है आपका डेथ कंसेप्ट भी उसी टाइम पे क्रिएट होता है बचपन में, जो बच्चे के एक्सपीरियंस लिए हैं उनसे। उसके बाद है
क्योंकि बच्चों किसी को कोई नहीं बताता, हमें किसने बताया था कि डेथ ये ऐसे होती है वैसे होती है, नहीं, हमने देखा अपने दादा दादी की, तो हमें अपने आप कंसेप्ट का पता लग गया। उसके बाद है शेप कंसेप्ट है। अलग अलग स्टडी के आधार पर यह स्पष्ट हुआ कि बालक में वस्तुओं के आकार संबंधी कंसेप्ट का विकास लगभग 6 वर्ष की अवस्था से ही आरंभ हो जाता है, कि बच्चे के अंदर किसी वस्तु की शेप कैसी है ये उसको 6 वर्ष की अवस्था से ही प्रारंभ हो जाता है। एक अध्ययन में ये देखा गया कि 6 माह की आयु का बालक ट्रायंगल, आपका रेक्टेंगल, आपके और जितनी भी शेप्स हैं उनके बारे में अंतर समझने लग जाता है। और स्टडी में ये भी देखा गया कि लैंग्वेज की डेवलपमेंट के साथ साथ उसे काफ़ी उद्दीपकों की आकृति संबंधी कंसेप्ट का निर्माण सरल हो जाता है। तो इस कंसेप्ट का विकास 2 से 6 वर्ष की अवस्था में सर्वाधिक होता है। लगभग 6 वर्ष की आयु का बालक उसके अपने चारों ओर वातावरण में उपलब्ध व्यक्तियों और वस्तुओं के आकार और आकृति को समझने लग जाता है। हाँ जी भाई, आप जो शेप्स का कंसेप्ट है वो हम बचपन में ही समझ जाते हैं, बच्चे को बचपन से ही सिखाई जाती है। ये ट्रायंगल शेप है, ये स्क्वायर है, ये आपका रेक्टेंगल है, ये आपका क्यूब है, ये आपका क्यूबॉइड है, ये आपका स्पेयर है, ये आपका सर्कल है। ठीक है, तो ये कंसेप्ट बच्चा बचपन में ही सीख जाता है और इन फ्यूचर उसको ये चीज़ों में अंतर करने में हेल्प करता है। उसके बाद है टाइम कंसेप्ट। टाइम कंसेप्ट भी बच्चा बचपन में ही सीख जाता है कि टाइम में इतने बजे हैं भाई, इतने बजे हैं। ठीक है, तो दैनिक जीवन में उसके टाइम काम आता है। उदाहरण के तौर पर ये देखते हैं कि खाने का समय हो गया भाई, चाय पीने का समय हो गया, नाश्ते का समय हो गया, दूध पीने का समय हो गया, उठने का समय हो गया, सोने का समय हो गया। तो टाइम वाला कंसेप्ट तो बच्चे को बचपन में ही दिमाग में बैठ जाता है कि अब स्कूल का टाइम हो गया, अब छुट्टी का टाइम हो गया, अब इस पीरियड का टाइम हो गया। तो 6-7 साल का बालक दिन, महीने, सन आदि सबको जान जाता है, क्या तारीख है, क्या महीना है, क्या डे है, कौन सा साल चल रहा है। ठीक है, तो ये लाइफ का ये कंसेप्ट बच्चे का बचपन में ही क्रिएट हो जाता है। उसके बाद है आपका नंबर कंसेप्ट। जितनी भी संख्याएं हैं बच्चा बोलना प्रारंभ में शुरू कर देता है तो वह जितनी भी काउंटिंग होती हैं उनके शब्द बोलने भी लग जाता है। और प्रारंभिक अवस्था में अंकों को बोलना या अंकों से संबंधित शब्दों को बोलना तोते की तरह सीख लेता है। ठीक है, तोते वही रटवाते रहते हैं तो तोते की तरह सीखेगा ही। उसके बाद है रंगों की सुंदरता का कंसेप्ट। भाई बच्चे को क्या है, कलर करना बहुत पसंद होता है, तो वो अलग अलग सुंदर रंग लगेंगे। इस बात पर डिपेंड करता है कि उसकी कल्चरल अभिवृत्तियाँ क्या है, एप्टीट्यूड क्या है, बच्चे की व्यक्तिगत पसंद क्या है। तो बाल्यावस्था है से ही बच्चे चमकीले रंगों को अधिक पसंद करते हैं, लेकिन आयु बढ़ने के साथ साथ रंगों की सुंदरता संबंधी कंसेप्ट परिवर्तित। तो रंगों का यानी कि कलर का जो कंसेप्ट है वो बच्चे को बचपन में ही समझ में आ जाता है। बचपन में तो उनको डार्क कलर बड़े पसंद आते हैं, लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती है तो लोगों को क्या है, डार्क की बजाय जो लाइट कलर है वो पसंद आना शुरू हो जाते हैं। तो जो कलर का कंसेप्ट है ये तो चेंज हो जाता है बड़े होते होते। उसके बाद है सौंदर्य का कंसेप्ट है। ठीक है, ब्यूटीनेस का कंसेप्ट है। तो बालक के लिए वे चीज़ें सुंदर होती हैं जो उसे पसंद होती हैं। जब वह पड़ोस में खेलने जाता है या स्कूल में जाने लगता है तो दूसरों की सुंदरता के संबंध में कंसेप्ट मालूम पड़ते हैं। ठीक है, बच्चे को बहुत सारी चीज़ें सुंदर लगती हैं जो उन्हें पसंद होती हैं। बच्चे को जो चीज़ पसंद आई वही उसको सुंदर लगती है। तो पड़ोस में खेलने जाता है या कहीं पर भी तो वहाँ से उसको सुंदरता के बारे में भी कंसेप्ट का क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो ये थे आपके अर्ली चाइल्डहुड में बच्चे को पर्सनैलिटी से रिलेटेड कौन कौन से कंसेप्ट प्रभावित करते हैं। तो लाइफ कंसेप्ट है, बचपन में ही सीख जाता है बच्चा। डेथ का कंसेप्ट है, ये भी बच्चा बचपन में ही सीख जाता है। शेप्स क्या है, ये भी कंसेप्ट में बच्चा बचपन में ही सीख जाता है। टाइम से रिलेटेड समय पर उठना, खाना पीना, स्कूल जाना, छुट्टी का टाइम, ट्यूशन का टाइम, ये सब बच्चा बचपन में ही सीख जाता है। संख्या का अर्थ है, ये भी सीख जाता है। रंगों की सुंदरता का कंसेप्ट ये भी सीख जाता है। सौंदर्य, ठीक है, ये भी बच्चा सीख जाता है। समझ में आ गया बेटा? यस मैम। मेरे ख्याल में ये एक बार मैं काउंट कर लूँ कितने क्वेश्चन रहते हैं। 1 2 3 4 6-7 क्वेश्चन रहते हैं। अभी देखो हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, तो फिर मंडे को हो जाएगी ये यूनिट। अब देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
पर्सनैलिटी को प्रभावित करने वाले कारकों का परिचय दीजिए, यानी कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो आपकी पर्सनैलिटी को इफेक्ट कर रहे हैं। तो देखते हैं भाई वो कौन कौन से कंसेप्ट है जो आपको इफेक्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले बात आती है, पर्सनैलिटी का निर्माण एक कारक से नहीं अनेक फैक्टर से होता है। ये जो हमारी पर्सनैलिटी है उसमें कोई एक फैक्टर नहीं होता, उसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, किसी व्यक्ति का व्यवहार यानी कि किसी भी व्यक्ति का जो बिहेवियर है, उसकी उसकी जो अंतःक्रिया है, इंटरेक्शन है और लर्निंग की व्यक्तित्व को एक निश्चित स्वरूप प्रदान करते हैं। ठीक है, तो ये कारक ही क्या है, व्यक्तित्व की संपूर्ण जानकारी देते हैं, यानी कि जो हमारी पर्सनैलिटी है उसमें कोई एक गुण नहीं होता, उसमें बहुत सारे फैक्टर से मिलकर हमारी पर्सनैलिटी बनी है। तो इसमें क्या है, कुछ तो हमारा क्या है बिहेवियर हमारे इंटरेक्शन के ऊपर और कुछ हमारी लर्निंग के द्वारा हमारी पर्सनैलिटी निश्चित करता है। उसके बाद है पर्सनैलिटी में 3 पक्षों को भी देखा जाता है, एक तो है हमारा क्रिया पक्ष, दूसरा है सामाजिक पक्ष और तीसरा है कारण पक्ष। एक तो फंक्शनल एस्पेक्ट, दूसरा है सोशल एस्पेक्ट और क्या है कोज एस्पेक्ट, इनको देखा जाता है। अब देखो भाई तीनों पक्षों में किस प्रकार व्यक्तित्व का निर्माण होता है। तो पर्सनैलिटी फॉर्मेशन को प्रभावित करने वाले अनेक कारक है। सबसे पहले तो आपका साइको एनालिटिकल कारक, दूसरा है आपका रचना, तीसरा है आपका हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। ठीक है, यानी कि हम पढ़ेंगे, एक तो पढ़ेंगे हम अपनी हेरिडिटी के बारे में और दूसरा क्या है हमारा मेन वातावरण के बारे में, यानी कि इन्वायरमेंट। दो चीजें हमारी। मनोविश्लेषण फ्रायड ने इड ईगो सुपर ईगो, इसने बोला है जो फ्रायड थे, फ्रायड ने दिया मनोविश्लेषण व्यक्तित्व निर्माण में इड ईगो सुपर ईगो को महत्वपूर्ण भूमिका बताई। शेल्डन ने व्यक्तित्व निर्माण में शरीर की रचना को महत्व दिया। वंशक्रम और वातावरण, आल्पोर्ट ने वातावरण को व्यक्तित्व निर्माण के मुख्य कारण माना। अब देखो बेटा, जो व्यक्तिगत निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक, अगर आपको ये 3 कारक याद ना हो तो आप जस्ट जो आगे अगले पेज पे दे रखे हैं कि जो हमारी पर्सनैलिटी को प्रभावित करने वाले घटक हैं वे 2 प्रकार के हैं। एक तो हमारी हेरिडिटी से संबंधित फैक्टर्स और दूसरे हमारे इन्वायरमेंट से रिलेटेड फैक्टर। ये जो इसने यहाँ पर पार्ट दिए गए ना, साइकोएनालिटिकल, रचना और वंशानुक्रम, वातावरण, ये थ्योरीज हैं। ठीक है, और इसने क्वेश्चन में पूछा है सिर्फ आपके पर्सनैलिटी को इफेक्ट करने वाले कारकों के बारे में। जो इसने दिया ना साइकोएनालिटिकल मनोवैज्ञानिक, ये इसकी थ्योरी है इड ईगो सुपर ईगो। सेल्डन ने दिया है कि रचना, शरीर की रचना को महत्व दिया है, और जो आपकी हेरिडिटी और इन्वायरमेंट से रिलेटेड है वह अल्पोर्ट ने दी है। ठीक है, तो इस पॉइंट को करना चाहो तो कर सकते हो, अगर स्किप करना चाहते हो तो फिर आप यहाँ से करोगे कि हमारी पर्सनैलिटी को प्रभावित करने वाले 2 कारक हैं, मेन 2 कारण हैं, एक तो आपकी हेरिडिटी, दूसरा है इन्वायरमेंट। अब आपके हेरिडिटी में भी कुछ सब पार्ट हैं, जैसे शारीरिक बनावट हमारी पर्सनैलिटी को इफेक्ट करती है, हमारा स्वास्थ्य भी हमारी पर्सनैलिटी को इफेक्ट करता है, हमारी इंटेलेक्चुअल योग्यता भी हमारी पर्सनैलिटी को इफेक्ट करती है, और स्नायु मंडल जो बोला है इसने, नर्वस सिस्टम भी हमारी पर्सनैलिटी को इफेक्ट करता है, और हमारी ग्रंथियां जो हॉर्मोन्स हैं वो भी हमारी पर्सनैलिटी को इफेक्ट करते हैं। अब देखते हैं भाई आपकी शारीरिक बनावट किस प्रकार इफेक्ट करती है। पढ़ दो बेटा आरती एक बार। ओके मैम। फर्स्ट है शारीरिक बनावट। व्यक्तित्व पर शरीर रचना का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। सुंदर व आकर्षक शरीर व्यक्ति में आत्मविश्वास पैदा करता है, जबकि असंतुलित आकार का शरीर व्यक्ति में हीनता की भावना उत्पन्न करता है। शरीर का रंग, लंबाई, भार, शारीरिक गठन व्यक्तित्व को प्रभावित करती है। देखो भाई, शारीरिक जो बनावट है हमारी, हमारा जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो भी हमारी पर्सनैलिटी को इफेक्ट करता है। अगर हम सुंदर हैं, बिल्कुल लंबे पतले, अच्छी हाइट है हमारी, अच्छा फिगर है, तो क्या लगता है हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाता है, भाई हम तो बड़े सुंदर हैं। और कई व्यक्ति क्या है जो छोटी सी हाइट के हैं, मोटे से हैं, जिनका रंग काला है, तो उनके अंदर क्या है हीन भावना आ जाती है। तो पर्सनैलिटी के ऊपर हमारी जो फिजिकल बॉडी स्ट्रक्चर है उसका भी इफेक्ट पड़ता है। दूसरा सेकंड है स्वास्थ्य। शारीरिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति आत्मविश्वास में परिपूर्ण, धैर्यशील होते हैं, जबकि कमजोर स्वास्थ्य वाले व्यक्ति क्रोधी, चिड़चिड़े, शंकालु होते हैं। अतः स्वास्थ्य भी व्यक्ति के व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। देखो भाई, जो स्वास्थ्य है, अगर मान लो जो सही सही बंदा, जो बंदा बीमार नहीं रहता वो खुश मिजाज रहेगा,
धैर्यशील रहेगा। लेकिन जो व्यक्ति काफ़ी लंबे टाइम से बीमार चल रहा है तो वह व्यक्ति, उसको गुस्सा ज़्यादा आता है, चिड़चिड़ा हो जाता है, शंकालु हो जाता है। तो ये भी हमारी पर्सनैलिटी के ऊपर इफेक्ट डालते हैं। आगे है अगला, इंटेलेक्चुअल एबिलिटी। बौद्धिक योग्यता। प्रत्येक व्यक्ति में बौद्धिक योग्यता अलग अलग होती है। इनके आधार पर ही उसका व्यवहार, चिंतन, तर्क, कार्य आदि प्रभावित होते हैं। ये सभी उसके व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं। अब देखो भाई, इंटेलेक्चुअल उसकी एफिशिएंसी या इंटेलेक्चुअल योग्यता, तो हर एक व्यक्ति की जो मेंटलिटी है, हर एक व्यक्ति की जो इंटेलिजेंसी है वो अलग अलग होती है, और उसी के आधार पर व्यक्ति व्यवहार करता है, थिंकिंग करता है, अपने तर्क वितर्क देता है और कार्य करता है। तो ये सभी उसके व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं। उसके आगे, नेक्स्ट है स्नायु। हाँ जी। प्रत्येक व्यक्ति को स्नायु मंडल वंशानुक्रम से ही प्राप्त होता है। ये भी व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। स्नायु मंडल का विकास ठीक प्रकार से होने पर ही व्यक्ति वातावरण के साथ सह समायोजन स्थापित कर लेता है, अन्यथा नहीं। अब जो हमारा नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम भी क्या है, हमारी हेरिडिटी से प्राप्त हुआ है। तो हमारी पर्सनैलिटी हमारे नर्वस सिस्टम से भी क्या होती है, इफेक्ट होती है। जो नर्वस सिस्टम की डेवलपमेंट है ठीक प्रकार से होने पर ही व्यक्ति वातावरण के साथ एडजस्टमेंट कर पाता है, अन्यथा नहीं। अगर जिसका नर्वस सिस्टम सही नहीं है वो क्या है, इन्वायरमेंट के साथ अपने आप को सर्वाइव नहीं कर पाएगा। आगे, नेक्स्ट है ग्रंथियां। प्रत्येक व्यक्ति के शरीर में कुछ नलिकावाहीन ग्रंथियां होती हैं जिनके द्वारा हार्मोन स्रावित किए जाते हैं। ये हार्मोन व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं। हिकमैन के अनुसार ये ग्रंथियां व्यक्तित्व, शारीरिक स्वास्थ्य, बुद्धि तथा संवेगात्मकता को प्रभावित करती हैं। तो जो हमारे हार्मोन्स हैं या जो ग्रंथियां हैं वो भी शरीर में क्या है, बहुत सारी क्या है, नलिकावाहिनी ग्रंथियां होती हैं, यानी कि जो भी वेन और आर्टरीज आपके होते हैं जिनके द्वारा हॉर्मोन्स क्या होते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। तो व्यक्ति के ये जो हॉर्मोन्स हैं इनमें जो चेंज होता है तो वो भी व्यक्ति को इफेक्ट करता है। हमारे हार्मोनल जो चेंज होते हैं उसके ऊपर हमारा बिहेवियर भी इफेक्ट करता है। जब हार्मोनल चेंज होते हैं तो देखो हमारे चेहरे पे पिंपल निकल आते हैं। दूसरी बात है और क्या हो जाती है भाई, हम चिड़चिड़े भी हो जाते हैं, तो उसका हमारी पर्सनैलिटी के ऊपर असर दिखाई देता है। तो ये थे आपके हेरिडिटी से रिलेटेड फैक्टर। आगे बढ़ो। नेक्स्ट है वातावरण। व्यक्ति के व्यक्तित्व को वातावरण भी मुख्य रूप से प्रभावित करता है। वातावरण का असर उसके वेशभूषा, खान पान, रीति रिवाज पर पड़ता है। प्रेम, कर्तव्य पालन, दया, सहानुभूति, ईमानदारी आदि गुण बालक को परिवार से मिलते हैं। वातावरण का क्या बताया गया है कि जो हमारी पर्सनैलिटी है, पर्सनैलिटी में हमारे इन्वायरमेंट का भी इतना ही रोल है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जैसे हमारा पहनावा है, हम क्या पहन रहे हैं, क्या खा पी रहे हैं, क्या हमारा कल्चर है, क्या रीति रिवाज है, ये सारी चीज़ें हम अपने इन्वायरमेंट में और अपने परिवार से सीखते हैं। अब देखते हैं वन बाय वन क्या क्या बताया है। फर्स्ट है भौतिक वातावरण। व्यक्ति जिस स्थान पर रहता है वहाँ की जलवायु उसके व्यक्तित्व पर अपना प्रभाव डालती है। गर्म जलवायु वाले लोग काले, नाटे, आलसी तथा कम शारीरिक क्षमता वाले होते हैं, जबकि ठंडी जलवायु में रहने वाले व्यक्ति गोरे, लंबे और अधिक क्षमता वाले होते हैं। अब देखो जो हमारा फिजिकल इन्वायरमेंट है उसका भी इफेक्ट पड़ता है कि व्यक्ति जिस स्थान पर रहता है वहाँ की जलवायु उसके व्यक्तित्व पर अपना प्रभाव डालती है। यानी कि व्यक्ति जहाँ के इन्वायरमेंट में रहता है तो वहाँ का इन्वायरमेंट उसके ऊपर इफेक्ट डालता है। जैसे इसने बताया कि जो होप प्लेसेस पर रहते हैं ऐसे लोग काले होते हैं, ठीक है, छोटे हाइट के होते हैं, आलसी होते हैं, कम शारीरिक क्षमता वाले होते हैं, जबकि जो ठंडी प्रदेशों में रहते हैं वो गोरे कलर के होते हैं। ठीक है, उसके बाद है आपका सोशल इन्वायरमेंट। सामाजिक वातावरण। सामाजिक वातावरण में अनेक सामाजिक इकाइयां शामिल हैं जो व्यक्तित्व के विकास को किसी न किसी रूप से प्रभावित करती हैं। व्यक्ति के परिवार, पड़ोस, मित्र मंडली, विद्यालय, धार्मिक स्थल, उत्सव, सामाजिक परंपराएं, रीति रिवाज आदि सभी व्यक्ति को प्रभावित करती हैं। इसने बोला है कि हमारा जो सोशल इन्वायरमेंट है वो भी हमारे उसको प्रभावित करता है। कैसे प्रभावित करता है पर्सनैलिटी को, भाई आपकी फैमिली है, आपका पड़ोस है, मित्र मंडली है, आपका विद्यालय है, धार्मिक स्थल है, उत्सव, सामाजिक परंपराएं, रीति रिवाज आदि सभी हमारी पर्सनैलिटी को प्रभावित करती है। अब इसने बताया सामाजिक वातावरण में परिवार होता है, पड़ोस होता है, मित्र मंडली होती है, हमारा विद्यालय होता है और हमारा सांस्कृतिक वातावरण होता है। परिवार, परिवार क्या है, जब बच्चा परिवार में आता है, जन्म लेता है तो परिवार का प्रभाव बच्चे के ऊपर पड़ता है और जीवन पर्यंत
रहता है। तो परिवार के सदस्यों के मध्य जैसे संबंध होंगे, जैसे उनकी शिक्षा होगी, जैसे रहन सहन का स्तर होगा, उनकी सामाजिक व आर्थिक स्थिति, परिवार में मिलने वाला स्नेह आदि बालक के व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं। उसके बाद है पड़ोस। बालक को पड़ोस की आर्थिक व सामाजिक स्थिति व वातावरण प्रभावित करता है। बालक को क्या है, पड़ोस की आर्थिक व सामाजिक स्थिति, यानी कि जैसा हमारा आस पड़ोस होगा बच्चे भी वैसे ही सीखेंगे। अब जैसे मान लो किसी के अड़ोस पड़ोस में गाली गलौज होता है तो बच्चा वही सीखेगा, और किसी के अड़ोस पड़ोस में बिल्कुल अच्छे से रिस्पेक्ट से बात करे तो बच्चा वैसे सीखेगा। तो इसका उसकी पर्सनैलिटी के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। उसके बाद है उसका पीयर ग्रुप कैसा, उसकी मित्र मंडली कैसी है। कहते हैं ना जैसी संगति बैठी है तेसो ही फल पात, तो जैसी उसकी मित्र मंडली होगी उसकी पर्सनैलिटी में भी वो गुण आएंगे। उसके बाद है विद्यालय। विद्यालय का वातावरण भी बालक के व्यक्तित्व को प्रभावित करता है, क्योंकि विद्यालय के अंदर, स्कूल के अंदर बच्चे के अंदर अनेक गुणों का विकास होता है। अपने साथ में जितने भी क्लासमेट हैं उसके उनके साथ खेलना, क्लास में खेल के मैदान में कैसा बिहेवियर कर रहा है बच्चा, टीचर के प्रति कैसा सम्मान दिखा रहा है, धार्मिक जितनी भी संस्थाएं हैं, बालक की आर्थिक और सामाजिक स्टेटस क्या है, समाज में जितने भी त्योहार मनाए जा रहे हैं उन सब से का भी हमारे बच्चे के वेरी पर्सनैलिटी पर प्रभाव पड़ता है। उसके बाद हमारा सांस्कृतिक वातावरण। सांस्कृतिक वातावरण हमारे जो रीति रिवाज हैं, अब जैसे हम स्कूलों में मनाते हैं, 15 अगस्त मनाते हैं, 26 जनवरी मनाते हैं और बाकी सारे त्योहार मनाते हैं, तो बच्चे क्या है अपनी उससे रूबरू होंगे, अपने कल्चर से रूबरू होंगे, और जो कल्चरल इफेक्ट है उसके कारण ही नागा सिर के शिकारी कहलाते हैं, नागा सिर के शिकारी कहलाते हैं, भील हिंसक होते हैं और संथाल डरपोक होते हैं। तो यानी कि हमारे कल्चर के कारण ही हमारी पर्सनैलिटी के ऊपर इफेक्ट आ गया। समझ में आया? यस मैम। अब देखो भाई अगला क्या है, नींद आने लगी, बोर हो जाते हैं तभी। व्यक्तित्व निर्माण के तत्वों की व्याख्या कीजिए। यानी कि जो हमारी पर्सनैलिटी है वो किस किस चीज से बनी है हमारी। देखो ये तो फैक्टर अफेक्टिंग थे, अब देखना कि हमारी पर्सनैलिटी किन किन कारकों से बनी है। एक तो हमारी फिजिकल स्ट्रक्चर से, एक शारीरिक गठन से, दूसरा हमारे रंग रूप से, तीसरी हमारी बुद्धि से, चौथी हमारी संवेगात्मकता यानी कि जो भी इमोशनल लेवल है उससे, पांचवी हमारी करेक्टर्स के अकॉर्डिंग, सिक्स्थ है हमारी सोशल सामाजिकता के अकॉर्डिंग, वंशक्रम के अकॉर्डिंग, वातावरण और मनोविश्लेषण। ठीक है, तो इसको 1 बाय 1 करके पढ़ दे आती, फिर समझाऊंगी बेटे। ओके मैम। फर्स्ट है शारीरिक गठन। शारीरिक गठन व्यक्तित्व का प्रथम तत्व है। शारीरिक गठन से तात्पर्य है शरीर की रचना, अर्थात व्यक्ति का आकार, कद, वजन आदि। शारीरिक गठन की दृष्टि से व्यक्ति में भिन्नताएं होती हैं। भिन्नताएं व्यक्तित्व का निर्माण करती हैं। शॉल्डन के अनुसार शारीरिक रचना के आधार पर व्यक्तित्व 3 प्रकार की गोलाकृति, आयताकृति और लंबाकृति होता है। व्यक्तित्व की शारीरिक रचना के तहत उसके अंगों का अनुपातिक गठन, स्वास्थ्य आदि विशेषताओं को देखा जाता है। देखो बेटा, हमारी जो फिजिकल स्ट्रक्चर है, ये हमारा जो फिजिकल स्ट्रक्चर है, हमारा शरीर की जो रचना है, जो आकार है, वजन है, कद, ये सबसे पहला फैक्टर होता है हमारी पर्सनैलिटी का। ठीक है कि बच्चा ऐसे ही क्या है, सेल्डन ने अलग अलग पर्सनैलिटीज दी हैं। एक जैसे आयताकार, लंबा करती, व्यक्ति की शारीरिक रचना के तहत उसके कितने भी अंग हैं उनके अकॉर्डिंग, शारीरिक गठन के अकॉर्डिंग भी हमें कई सारी वो दी गई हैं हमारी पर्सनैलिटी के बारे में। देखो सेल्डन ने बताया यहाँ पर, एक होते हैं गोलाकार शरीर के, इनमें बताया गया उन्होंने कि गोलाकार शरीर के नाटे से व्यक्ति होते हैं, मोटे से होते हैं, और ये हंसमुख होते हैं, खुश मिजाज होते हैं। फिर इन्होंने बताया था, एक इन्होंने दिया लंबा आकृति के लोग, जो पतले से, सिकुड़े से और लंबे आकृति के होते हैं, लेकिन इनको हंसना पसंद नहीं होता। तो ऐसे क्या है, इन्होंने अलग अलग ऐसे इन्होंने एक पर्सनैलिटी बताई थी कि जो एथलेटिक्स होते हैं उनकी बॉडी तंदुरुस्त होती है, हट्टे कट्टे दिखाई देते हैं, ठीक है, वो भी मिलनसार होते हैं। ऐसे इन्होंने कुछ एक दो और दिया था। तो जो हमारी शारीरिक गठन है वो भी हमारी पर्सनैलिटी को तय करता है। एक तो आप देखोगे बिल्कुल सूखा सा पतला सा इंसान जा रहा है, आपके दिमाग में पता नहीं क्या आएगा, देखो ये कुछ नहीं मिलता इसको खाने को। एक व्यक्ति तुम्हें मोटा ताजा बिल्कुल हट्टा कट्टा जिम से निकला हुआ, तो तुम बोलते हो बड़ा सॉलिड पर्सनैलिटी है व्यक्ति की, है ना, हमारे दिमाग में भी ये बात आती है। तो जो हमारी फिजिकल स्ट्रक्चर है वो भी हमारी पर्सनैलिटी को डेवलप करता है। ठीक है, आई बात समझ में? यस यस मैम। मैम। उसके बाद है रंग रूप।
रंग रूप भी व्यक्तित्व के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। किसी व्यक्ति को देखने पे हम सहज ही उसकी ओर आकर्षित हो जाते हैं। ये रंग रूप का प्रभाव है। व्यक्ति का रूप उसके अनेक कार्यों का निर्णायक होता है। किसी भी कार्य के लिए व्यक्ति के चयन में रंग रूप का विशेष महत्व होता है। रूप में वेशभूषा एवं वाणी हाव भाव का भी अपना महत्व है। व्यक्ति के कार्य क्षेत्र के अनुसार उसकी वेशभूषा का निर्धारण होना चाहिए। जिस प्रकार विद्यार्थी, पुलिस, वकील, सैनिक आदि की एक निश्चित गणवेश होती है, उसकी जो उसकी पहचान होती है। वाणी की मधुरता, सकारात्मक बॉडी लैंग्वेज एवं व्यवहार कुशलता लोगों को आकर्षित करने में सहायक होती है। अब रंग रूप, भाई देखो रंग रूप तो दो ही है, या तो काला है या गोरा है। तो रंग रूप भी क्या है, हमारी पर्सनैलिटी यानी कि व्यक्तित्व में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पर यानी कि रंग रूप का भी हमारी पर्सनैलिटी पर इफेक्ट पड़ता है। किस प्रकार, यानी कि क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ये रंग। कई बार तो लोग हमारे रंग रूप से भी प्रभावित होते हैं। व्यक्ति का जो रूप है उसके अनेक कार्यों का निर्णायक होता है। किसी भी कार्य के लिए व्यक्ति का चयन में उसके रंग रूप पर विशेष महत्व होता है। रूप से उसकी क्या वेशभूषा है, कैसी वाणी है, कैसी उसकी बॉडी लैंग्वेज है, कैसे हाव भाव है, ये सारी। जिस प्रकार विद्यार्थी, पुलिस, वकील, सैनिक आदि की एक निश्चित गणवेश होती है जो उसकी पहचान होती है। तो वाणी की मधुरता, एक पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज और एक बिहेवियर, लोगों का जो अच्छा बिहेवियर है वो लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने में सहायक होता है। तो रंग रूप, भाई देखो वैसे तो देखा जाए तो रंग रूप भी हमारी पर्सनैलिटी को बनाता है, लेकिन हर बार ये बात सही नहीं होती। हम देखते हैं कि कोई लड़की बड़ी सुंदर है, ठीक है, बड़ी अच्छी पर्सनैलिटी है उसकी, तो भाई अब ये नहीं पता हमें उसके गुण कैसे हैं कैसे नहीं है। एक लड़की सांवरी है, उसको बोलेंगे देख कितनी गुंडी शक्ल की है, लेकिन ये बात गलत है। जो वो हो सकता है गुण उसके बहुत अच्छे हो। तो यहाँ पर पर्सनैलिटी को जज कर रखा है उसकी फिजिकल उससे और उसके रंग रूप से। तो रंग रूप में ने भी इसको इम्पोर्टेंट बताया, क्योंकि ये हमारी थिंकिंग हो गई है कि जो गोरा है, सुंदर दिख रहा है, वो अच्छा व्यक्ति है, जो सुंदर नहीं दिख रहा है, भद्दा दिख रहा है उसके। तो हमें यहाँ पर पर्सनैलिटी को सिर्फ रंग रूप से देखा जा रहा है, ठीक है, गुणों का यहाँ पर। अगर इसकी करेक्टरिस्टिक्स, अगर इसकी क्रिटिसिज्म आए तो क्रिटिसिज्म में हम ये लिख सकते हैं कि रंग रूप के आधार पर देखा जा रहा है, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। उसके बाद है इंटेलिजेंसी। इंटेलिजेंसी थर्ड है बुद्धि। बुद्धि व्यक्तित्व का एक महत्वपूर्ण तत्व है। बुद्धि वे योग्यता जो जीवन की विविध समस्याओं को सुलझाने में सहायक होती है। औसत से अधिक बुद्धि वाले लोग प्रतिभाशाली कहलाते हैं। ये मानसिक रूप से सहज एवं सतर्क होते हैं तथा किसी भी समस्या का समाधान सरलता एवं सहजता से कर लेते हैं, जबकि हम मानसिक योग्यता वाला व्यक्ति समस्या आने पर घबराकर हार जाते हैं। बुद्धि व्यक्ति को संतुलित रखती है तथा व्यक्तित्व निर्माण में महती भूमिका निभाती है। व्यक्ति की शारीरिक रचना उसकी मानसिक योग्यता को प्रभावित नहीं करती है। शारीरिक रूप से अप्रभावशाली व्यक्ति भी उच्च मानसिक योग्यता वाले व्यक्ति हो सकते हैं। बुद्धिमत्ता के अंतर्गत व्यक्ति की योग्यता, कल्पना, विचार शक्ति, समस्या का समाधान हेतु निर्णय क्षमता, विपरीत परिस्थितियों में समायोजन क्षमता आदि को सम्मिलित किया जाता है। तेनालीराम व बीरबल को बुद्धि चातुर्य के कारण ही जाना जाता है। प्रतियोगी परीक्षाओं एवं साक्षात्कार में सफलता भी मानसिक योग्यता के आधार पर ही मिलती है। अब देखो इंटेलिजेंसी, इंटेलिजेंसी भी हमारे पर्सनैलिटी पे महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है, इम्पैक्ट डालती है, एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है इसका। देखो आप देखते हो कि कई व्यक्ति इतने इंटेलिजेंट होती हैं, जो प्रॉब्लम्स होती है उसको मिनटों में सॉल्व कर देते हैं। तो जो उस टाइम पे मिनटों में सॉल्व कर देते हैं तो उसकी एक अलग ही पर्सनैलिटी बन जाती है कि ये व्यक्ति तो हर एक काम कोई भी दे दे इसको ये मिनटों में सॉल्व कर देगा, ठीक है। कुछ व्यक्ति क्या होते हैं जिनकी मेंटलिटी बहुत अच्छी है, प्रॉब्लम को अच्छे से सॉल्व कर देते हैं, उनकी तो पर्सनैलिटी बड़ी अच्छी होती है। कुछ व्यक्ति क्या होती है जिनकी IQ लेवल कम होता है, जिनकी मानसिक योग्यता कम होती है, वो जल्दी घबरा जाते हैं। तो भाई उनकी जो घबरा जाते हैं तो पर्सनैलिटी भी अच्छे से विकसित नहीं हो पाती, क्योंकि एक व्यक्ति की पर्सनैलिटी में उसकी कैसी योग्यता है, क्या उसकी इमेजिनेशन पावर है, समस्या को सुलझाने की कितनी उसके अंदर क्षमता है, डिफरेंट सिचुएशन में भी खुद को किस प्रकार एडजस्ट कर पाता है, ये सारी चीज़ें भी शामिल होती हैं। और ये सारी चीज़ें हमारी बुद्धि और इंटेलिजेंस के जरिए ही होती हैं। उसके बाद है आपकी संवेगात्मकता। नेक्स्ट है संवेगात्मकता। व्यक्तित्व
का चौथा महत्वपूर्ण तत्व है संवेगात्मकता। व्यक्तियों में मुख्यतः दो प्रकार के संवेग पाए जाते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक। जिन व्यक्तियों में धनात्मक संवेग अधिक होते हैं उनका व्यक्तित्व चुंबकीय गुणों से युक्त अर्थात आकर्षक होता है, जबकि अधिक नकारात्मक संवेग युक्त व्यक्तियों का व्यक्तित्व अप्रभावी होता है। सदैव प्रसन्नचित्त, आशावादी, दिलदार, आत्मविश्वास से परिपूर्ण व्यक्ति दूसरों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, जिसके कारण ये सभी के प्रिय बन जाते हैं, जबकि निराशावादी, चिड़चिड़ा, तनावग्रस्त, सुस्त, क्रोधी व्यक्ति को कोई भी पसंद नहीं करता। संवेगात्मकता को हम व्यक्ति का स्वभाव भी कह सकते हैं। संवेगात्मक रूप से संतुलित व्यक्ति ही जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं। आप देखते हैं भाई, जो हमारे इमोशंस हैं ये हमारा क्या है, चौथा फैक्टर है। इसमें व्यक्ति के जो इमोशन पाए जाते हैं, किसी के अंदर पॉजिटिव पाया जाता है और किसी के अंदर नेगेटिव। जिनके अंदर पॉजिटिव इमोशंस पाए जाते हैं उन लोगों की पर्सनैलिटी अच्छी मानी जाती है, जिनके नेगेटिव माने जाते हैं, जिनके अंदर नेगेटिव इमोशंस होते हैं वो क्या है, गुस्सेदार रहते हैं, तो उनको लोग उनकी पर्सनैलिटी को नेगेटिव मानते हैं। वो हमेशा क्या है, तनावग्रस्त रहेंगे, गुस्से में रहेंगे, ठीक है, निराशावादी रहेंगे, तो ऐसी ही उनकी पर्सनैलिटी बन जाती है। उसके बाद है करेक्टर। नेक्स्ट है चरित्र बल। व्यक्ति का चरित्र भी उसके व्यक्तित्व निर्माण में सहायक होता है। सच्चाई, ईमानदारी, सहयोग, सहानुभूति आदि गुणों के आधार पर ही चरित्र व व्यक्तित्व का निर्माण होता है। चरित्र बल का आशय मानसिक दृढ़ता एवं लोगों के प्रति नैतिक व्यवहार से है। चरित्रवान व्यक्ति ही कोई महान सिद्धांत या आदर्श रखते हैं और उसके लिए जी जान लगा देते हैं। उज्ज्वल चरित्र वाले व्यक्ति ही दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत बनते हैं। चरित्रवान व्यक्ति समाज एवं परिवेश में अपना विशिष्ट स्थान रखते हैं। अब देखो भाई, हमारे जो चरित्र है, जो हमारा करेक्टर है, वह भी हमारी पर्सनालिटी के निर्माण में सहायक होता है। जैसे हम सच बोलते हैं, ईमानदार रहते हैं, दूसरों की हेल्प करते हैं, हम सहानुभूति दिखाते हैं, तो इन्हीं गुणों के आधार पर भी हमारी पर्सनैलिटी बन जाती है। हम क्या करते हैं, मोरल बिहेवियर करते हैं, तो चरित्रवान व्यक्ति ही कोई महान सिद्धांत या आदर्श रखता है और अपनी जी जान लगा देता है, तो ये उसकी पर्सनैलिटी के में को बनाने में हेल्पफुल है। और ऐसा जो व्यक्ति है, जो जिसका करेक्टर अच्छा है, जो ईमानदार है, सच्चाई रखता है, तो अपना एक अलग ही स्थान रखता है लोगों के अंदर, अलग उसकी पहचान होती है। नेक्स्ट। नेक्स्ट है समाज। किसी व्यक्ति के समाज में अन्य व्यक्ति के साथ मिलजुल कर रहने, सामाजिक कार्यों में भाग लेने तथा समाज में उसका स्थान आदि से उसकी सामाजिकता का पता चलता है। सामाजिकता का अर्थ है समाज में घुलने की क्षमता। जन्म के पश्चात बालक परिवार के सदस्यों, आस पड़ोस के सदस्यों से घुलने मिलने लगता है और उसमें सामाजिकता का विकास होने लगता है। जो व्यक्ति प्राय सभा सम्मेलन में सम्मिलित होते हैं, समाज के हित की बात सोचते हैं एवं करते हैं, उनके व्यक्तित्व की छाप अलग ही दिखाई देती है। जो लोग अपने हित की अपेक्षा दूसरों के हितों को महत्व देते हैं, अधिक मेलजोल रखने वाले, समाज को उठाने में सहयोग करने वाले बहुमुखी कहलाते हैं। इसके विपरीत स्वयं के हित को सर्वोपरि मानने वाले, सामाजिक संबंध कम रखने वाले, अपने तक ही सीमित व्यक्ति अंतर्मुखी कहलाते हैं। देखो बेटा, सोशलाइजेशन भी हमारा क्या है, इसका एक महत्वपूर्ण कंपोनेंट है हमारे पर्सनैलिटी का। जिस व्यक्ति का पर्सनैलिटी क्या है, घुलन मिलनसार होती है, जिस व्यक्ति का सोशलाइजेशन हो रखा होता है उसकी पर्सनैलिटी तो कैसी होती है, मिलनसार होती है। यानी कि जिसका सामाजिकरण हो रखा है, लोगों से मिलना जुलना जिसको अच्छा लगता है, उसको मिलनसार पर्सनैलिटी का व्यक्ति बोलते हैं। और कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो किसी से बात करके खुश नहीं होते, ना ही उनके मुंह पे कभी स्माइल दिखाई देती, वो अलग थलग दिखाई देते हैं, तो ऐसे व्यक्ति अंतर्मुखी होते हैं। जो क्या है, हम आपके ना किसी से बात करना, ना कुछ सामाजिक संबंध रखना, सिर्फ अपने अपने में मगन रहना। और जो दूसरों की हेल्प करते हैं, दूसरों के हितों को महत्व देते हैं, तो वे एक्सट्रोवर्ट बिहेवियर के होते हैं और दूसरे वाले इंट्रोवर्ट बिहेवियर के। तो जो हमारी सामाजिकता है, हमारी सोशलाइजेशन है, उससे भी पर्सनैलिटी का पता लगता है कि व्यक्ति इंट्रोवर्ट बिहेवियर का है या एक्सट्रोवर्ट बिहेवियर का। एक्सट्रोवर्ट बिहेवियर का व्यक्ति सबके साथ मिलनसार रहेगा, अच्छे से सबके साथ बात करेगा, सबकी हेल्प करने की कोशिश करेगा, तो वह बहिर्मुखी एक्सट्रोवर्ट व्यक्ति कहलाता है। और जो व्यक्ति स्वयं के हितों को सबसे ऊपर रखता है, अपने बारे में सोचता है, दूसरों से उसको कोई मतलब नहीं है, किसी से कोई लेना देना नहीं है, गरज पड़ी तो काम पूछ लिया, नहीं तो रहने दो, तो ऐसे व्यक्ति इंट्रोवर्ट बिहेवियर के होते हैं। ठीक है, तो जो सामाजिकता वो भी हमारे इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट बिहेवियर को अलग करने में हेल्प करती है। उसके बाद नेक्स्ट है वंशकर्म। वंशकर्म द्वारा निर्धारण गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं और व्यक्तित्व का निर्धारण करते हैं। अब देखो भाई, वंशानुक्रम भी, हेरिडिटी भी हमारी एक जनरेशन टू दूसरी जनरेशन हमारे जीन्स क्या होते हैं, ट्रांसफर होते हैं, तो उनके आधार पर भी हमारी पर्सनैलिटी के कुछ ना कुछ गुण तो हमारे सामने आते ही हैं। उसके बाद है इन्वायरमेंट।
व्यक्ति जिस परिवेश में रहता है उसी के अनुसार उसका व्यक्तित्व बनता है। बालक को यदि अच्छा वातावरण मिल जाता है तो उसका व्यक्तित्व निखर जाता है। ठीक है, ये बात भी सही है कि जैसा हमें इन्वायरमेंट मिलता है वैसा ही हम व्यक्तित्व बन जाता है हमारा। जैसे मान लो अगर आप ये आपने बचपन में सुनी होगी तो तोते की कहानी सुनी होगी आपने, जिसमें वो क्या है, एक तूफान आता है, तूफान में वो दोनों बच्चे थे वो तोते वो बिछड़ जाते हैं। तो एक तो क्या है साधु की कुटिया में पहुंच जाता है उड़ के, और दूसरा चोरों की कुटिया में, डाकुओं की कुटिया में पहुंच जाता है। तो जो साधु के कुटिया में पहुंचा था तो उसने ऐसे वाला बिहेवियर शुरू कर दिया साधु संत महात्माओं जैसा, और एक व्यक्ति जो डाकू चोरों की बस्ती में जाके पहुंचा तो उसने उनके जैसा व्यवहार शुरू कर दिया, और थे दोनों भाई, दोनों एक साथ जन्मे। तो इस प्रकार इन्वायरमेंट में, जैसे इन्वायरमेंट में हम रह रहे हैं, हमारी पर्सनैलिटी में भी वही गुण सामने आते हैं हमारे। नेक्स्ट है मनोविश्लेषण। फ्रॉइड ने व्यक्तित्व निर्माण में इड, ईगो, सुपर ईगो की भूमिका महत्वपूर्ण मानी है। ये इसी के पार्ट है, बेटा पढ़ दे। ओके मैम। फर्स्ट है इड। अचेतन मन आदिम एवं मूल प्रवृत्तियां युक्त होती है जो शीघ्र संतुष्ट होना चाहती हैं। सेकंड है ईगो। चेतन मन विचार, निर्णय और संकल्प करता है। और सुपर ईगो चेतन स्तर, ये आदर्शों से निर्मित होता है और आत्मनिरीक्षण की प्रक्रिया को संभव बनाता है। अब देखो भाई, इसने बताया है मनोविश्लेषणात्मक, साइको एनालिटिकल। जो फ्रायड है उसने व्यक्तित्व के निर्माण में 3 चीजों को और बताया है, जिसको हम मन की अवस्थाएं बोलते हैं। ठीक है, यानी कि हमारी मन की अवस्थाएं भी हमारी पर्सनैलिटी को बनाने में हेल्प करती है। इसमें एक है इड, आईडी इड, ईगो ईजीओ ईगो, और सुपर ईगो। इड क्या होती है, हमारे अचेतन मन में जितने भी ट्रेंड्स चल रहे होते हैं जो शीघ्र संतुष्ट होना चाहते हैं, यानी कि कोई चीज, कोई इच्छा ऐसी है जो शीघ्र संतुष्ट होना चाहती है। उसके बाद ईगो में चेतन मन, विचार, निर्णय और संकल्प कार्य करते हैं। सुपर ईगो चेतना स्तर या आदर्शों से निर्मित होता है और आत्मनिरीक्षण की प्रक्रिया को संभव बनाता है। एक तो इड वाले व्यक्ति कैसे होते हैं भाई, मूल प्रवृत्तियां युक्त होती है। इसमें ये चाहते हैं कि कोई, इनके बिहेवियर में उतावलापन दिखाई देता है कि मैं फटाफट से ये कर लूँ वो कर लूँ, करना कुछ नहीं होता। और तो ये इड वाले लोग होते हैं। ईगो वाले कौन से होते हैं, जिनका चेतन मन, विचार, निर्णय और संकल्प करता है कि भाई मुझे तो ये करना ही करना है। ईगो में सड़े रहते हैं, बोलते हैं ना हम कितनी ईगो दिखा रहा है। उसके बाद है सुपर ईगो। सुपर ईगो वाला बंदा क्या होता है, ये एक आइडल से निर्मित होता है। ठीक है, एक आदर्शों से निर्मित होता है। आत्मनिरीक्षण की प्रक्रिया को सुपर ईगो, यानी कि जो अब ईगो नहीं रही उसके मन में, सुपर ईगो से ऊपर उठ गया, वो सुपर ईगो हो गई। ठीक है, चेतन स्तर पे पहुंच गया, यानी कि इसमें जितने भी पुरुष और महापुरुष हैं वे वाले लोग इसमें आ गए। तो ये थे आपके कंपोनेंट्स जो आपकी पर्सनैलिटी को डेवलप करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखिए आप कौन सा क्वेश्चन है। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर पे आ जाओ, शॉर्ट बता रही हूँ। अब इसके जो रह गए ना, नेक्स्ट क्लास में ही करेंगे। इसके एक तो मापन की विधियां का परिचय दीजिए, दूसरा है फ्रायड की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का सिद्धांत, फ्रायड वाला भी आएगा ये, इडिगो सुपर ईगो वाला। उसके बाद है एरिक्शन का, हाँ जी, ये थ्योरीज रह गई, ये 3-4 थ्योरीज रह गई है, ये अगले नेक्स्ट करवाएंगे। अब देखो भाई, चेतन और अचेतन में क्या अंतर है। चेतन यानी कि कॉन्शियस और अनकॉन्शियस। कॉन्शियस मन का छोटा भाग होता है। यह कॉन्शियस अवस्था में व्यक्ति जो भी काम करता है वह चेतन है, और जिन क्रियाओं के प्रति व्यक्ति जागरूक होता है वे कॉन्शियस लेवल पर होती हैं। और चेतन स्तर पर सामाजिक रूप से स्वीकृत अनुभूति प्रबल होती है। चेतन मन का संबंध वर्तमान में होता है। चेतन में निरंतरता का गुण पाया जाता है और यह गायब नहीं होता। देखो भाई, कॉन्शियस माइंड, चेतन मन, अब जैसे आप अपने दिमाग की बत्तियां खोल के यहाँ पे बैठे हो तो आप जितनी बातें सुनोगे वो सारी बातें आपको समझ में आएंगी और इन फ्यूचर याद भी रहेगी। तो ये होता हमारा कॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस मन। ठीक है, चेतन मन छोटा सा भाग होता है ये। इसमें अब क्या है, जबकि जो अनकॉन्शियस माइंड है वह मन का बड़ा भाग होता है।
अचेतन क्रियाओं की जानकारी व्यक्ति को नहीं होती है। व्यक्ति के मन का वह भाग जो 9/10 भाग पानी में डूबा रहता है, इसे व्यक्ति याद करके भी चेतन स्तर में लाना चाहता है तो नहीं ला सकता, क्योंकि ये विचार व इच्छाएं इनकी दमित इच्छाएं होती हैं और ये अचेतन मन में निष्क्रिय नहीं होकर सक्रिय रूप से रहती है। अचेतन मन हमारे मन का बड़ा भाग होता है, यानी कि जो हमारे दिमाग को सही गाइडेंस देने वाला 1/10 पार्ट है, और बाकी का जो है वो 9/10 भाग है, जो सबसे ज्यादा है। ठीक है, ये व्यक्ति के अंदर सबसे बड़ा भाग होता है, वह मन का वह भाग होता है जो व्यक्ति को याद करके भी चेतन स्तर में लाना चाहे तो नहीं आ पाता है। ठीक है, जो आप अपने दिमाग को खोलकर कंसंट्रेशन के साथ जो चीजें सीखते हो वो चेतन मन में जाती हैं, और जो आप क्लास में या पूरा दिन ऐसी इधर उधर की बातें करते रहते हो वो आपके अनकॉन्शियस माइंड में आती हैं। ठीक है, समझ में आ गया? यस मैम। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9, पर्सनैलिटी से क्या अभिप्राय। ये आपको मैंने करवाया था कि पर्सनैलिटी शब्द लैटिन भाषा के पर्सोना से लिया गया है और जिसका अर्थ होता है मुखौटा। तो पर्सनैलिटी किसी व्यक्ति के इंटरनल और एक्सटर्नल विशेषताओं का मिला जुला रूप है जो उसकी पहचान बना देती है। ठीक है, किसी व्यक्ति के अंदर उसकी मनोदैहिक प्रणालियों का गत्यात्मक संगठन है जो उसके वातावरण के साथ एडजस्टमेंट को निर्धारित करता है। उसके बाद आती है आपकी व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक क्या है। पर्सनैलिटी को इफेक्ट करने वाले फैक्टर कौन कौन से, ये भी आपने पढ़ा था कि पर्सनैलिटी को इफेक्ट करने वाले आपका इन्वायरमेंट आ गया और मेन आपका हेरिडिटी आ गया। तो हेरिडिटी में आपकी बॉडी स्ट्रक्चर, रंग रूप, कद, भार, लिंग, ये सारी चीजें आ गई। इन्वायरमेंट में आपका परिवार आ गया, आपका समाज आ गया, आपके समुदाय आ गए, रीति रिवाज, मित्र मंडली, ये सारी चीजें क्या कर रही हैं आपके उसको इफेक्ट कर रही है। अब जो जो क्वेश्चन मैंने आगे लॉन्ग में छोड़े हैं वही वही क्वेश्चन आपके यहाँ पर रह गए हैं। अब 10 तक आपको ये शॉर्ट क्वेश्चन करके नहीं, ठीक है। उसके बाद 11th 12th 13 14 ये मैं आपको परसों वाली क्लास में करवाऊंगी, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया? यस मैम। अब शॉर्ट क्वेश्चन कितने रह गए? 4 शॉर्ट क्वेश्चन रह गए हैं और लॉन्ग मेरे ख्याल में 4 ही लॉन्ग रह गए होंगे। 5 तो लॉन्ग क्वेश्चन रह गए हैं और 4 आपके शॉर्ट क्वेश्चन रह गए हैं। तो इनको अब हम नेक्स्ट करेंगे।